जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा अम्बेडकर जयंती पर विशेष संविधान के संशोधन पर होने वाला है और करंट अफेयर के टॉपिक्स में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। बीजेपी के एक सांसद है अनंत हेगड़े, 6 बार ये लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और इन्होंने पहले 1 महीने पहले एक बयान दिया था कि 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अभी कल परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है 12 अप्रैल को। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर अम्बेडकर जी खुद भी आ जाएं तो भी ये संविधान नहीं खत्म कर सकते हैं। ये तो राजनीतिक बात हो गई, संविधान बदलना, संविधान खत्म करना, ठीक है, ये सब चलते रहता है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर संविधान संशोधन का लगातार 1 महीने से मीडिया पे इस चीज बना हुआ है तो आपके एग्जाम में या परीक्षा में संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन किस प्रकार से होते हैं और एग्जाम में संशोधन से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान में लिखी गई है। संविधान खुद बताता है कि संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, क्या क्या परिवर्तन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे संविधान में भाग 20 में इसके बारे में जानकारी लिखी गई है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए क्या अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रक्रिया लिखा गया है। और किस भाग में? भाग 20 में। ये बार बार अगर छोटा एग्जाम होगा तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान के 20 भाग में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, दूसरा अगर और कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है, तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका देश से हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ना तो बहुत कठिन है, ठीक है, ये ना ही बहुत ज्यादा कठिन है कि करना मुश्किल हो जाए, और ना ही बहुत सरल है कि कोई भी सरकार आ जाए और आसानी से पूरा संविधान को बदल डाले। ठीक है, तो 3 प्रश्न बने आपके। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है और दक्षिण अफ्रीका से इस प्रक्रिया को लिया गया है। अब यह बात कर लें कि संविधान संशोधन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, कौन संविधान में संशोधन कर सकता है, तो भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कोई भी राज्य की विधानसभा हो गई या न्यायपालिका जो हो सकती है वो संविधान संशोधन नहीं करती है। किसको जिम्मेदारी दी गई है? भारतीय संसद को। तो भारतीय संसद में आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक आएगी लोकसभा होगी प्लस यहाँ पे राज्यसभा होगी, और आप लोग प्रेसिडेंट को नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया या राष्ट्रपति इंग्लिश में हिंदी में कह लें, तो ये तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आपको संविधान में कुछ भी परिवर्तन करना है, चेंज करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, एक हुआ था केशवन बनाम भारतीय केरल राज्यवाद 1973 में। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो संसद की संविधान संशोधन की करने की शक्ति है यह असीमित नहीं है। जितना संविधान संशोधन चाहे या जिस प्रकार से चाहे वैसा सरकारें नहीं कर सकती हैं। तो एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया था। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत मतलब कुछ कुछ पॉइंट इसमें डाल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये लगातार डालते जा रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, उनको जो है संसद चाहकर भी संशोधन नहीं कर सकती है, और जो भी संसद संशोधन करती है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रहता है। जुडिशरी जो है उसका रिव्यू कर सकती है। गवर्नमेंट जो है जो भी संशोधन करती है संविधान में उसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं धारा 370 की, संसद ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया या अनुच्छेद 370 को हटाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया। जो लोग उसके अपोज में थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, तो 370 को वहां से हटा दिया गया है। तो इसी कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर भारतीय संसद या जो गवर्नमेंट है वो कोई भी संविधान संशोधन करती है तो उसका रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो आधारभूत ढांचे में सिद्धांत में क्या क्या है, यहाँ पर आपको मैं लोग को लिस्ट दिखा देता हूँ। आधारभूत जो ढांचे का सिद्धांत है इसे बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। संविधान की सर्वोच्चता है, विधि का शासन है मतलब रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब ये होता है केंद्र की शक्ति अलग रहेंगी और राज्य की शक्ति अलग, ये सब पृथक्करण है। ठीक है, संविधान का संघात्मक ढांचा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, जो भी है संसदीय स्वरूप है, देश की संप्रभुता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आधारभूत ढांचा है हमारे संविधान का। इसमें अगर परिवर्तन होता तो संविधान खतरे में पड़ सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और निर्वाचन की प्रक्रिया भी है। ठीक है, भारत में स्वतंत्र चुनाव करवाए जाएंगे और लगातार चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये आधारभूत ढांचे में है, इसको बदल पाना अभी इंपॉर्टेंट संभव नहीं है। अगर आपको पूरा आधारभूत जो ढांचा है इसको ही परिवर्तन करना है
तो ये जो केशवन बनाम भारती केरल राज्य का फैसला था 1973 का, इसको भी पलटना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो बैठे थे 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितनी जजों की बेंच बैठी थी? 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों की बेंच संवैधानिक बेंच थी, उसको फैसले को पलटने के लिए आपको 15 जजों की बेंच बैठानी पड़ेगी, तब हो सकता है पहले वाला फैसला पलटा जाए, तो जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि संसद जो है संविधान में संशोधन करती है, उसको न्यायपालिका जो होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको रिव्यू करती है, सही है या गलत है। गलत है तो उसको मना भी कर सकती है, संशोधन को असंवैधानिक भी कर सकती है। अगर हम लोग बात करें कि 1950 में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद जो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में ही पहला संशोधन हो गया था, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कुछ नियम डाले गए थे। 9वीं अनुसूची में जिन चीजों को डाल दिया जाता है उसको जुडिशियल रिव्यू से, मतलब न्यायपालिका उसमें रिव्यू नहीं कर सकता है। तो पहले इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पे कराए गए थे। बाद में यह भी कहा गया 9वीं अनुसूची में भी ऐसा कोई विषय है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आया। भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? भारतीय संसद करती है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ही संशोधन किए जाएंगे। केशवन भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में हुआ था, जिसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। आधारभूत ढांचे में संविधान के भारतीय संसद जो है संशोधन नहीं करेगी। ठीक है, और प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। अब हम बात करते हैं कि संशोधन किस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया मैं कह लूं क्या प्रक्रिया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रक्रिया जो है ये पहला जो है साधारण बहुमत से। ठीक है, संविधान में साधारण बहुमत क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा की कुछ संख्या होती है, अगर उस संख्या के आधे से अधिक लोग वोटिंग करते हैं तो वो एक साधारण बहुमत होता है कि यहाँ संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन ये जो है इसको संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, संशोधन क्या किया था? इसको नहीं माना जाता है, एक प्रकार से संशोधन नहीं होता। ये प्रक्रिया से होती है, जैसे कि हमको कई नए राज्यों का निर्माण करना है, किसी राज्य में विधानमंडल का विधान परिषद का निर्माण करना है, या मंत्री परिषद से कुछ समस्या चीजें हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, कुछ ऐसी चीजें हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल करना है, सिक्किम वगैरह को शामिल कर लिया गया था, तो ये साधारण बहुमत से हो जाता है और संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको नहीं माना जाता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला। संविधान में जो मैक्सिमम संशोधन होते हैं वो सेकंड इससे होते हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए दूसरा क्या था? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल का बहुमत, मतलब जितनी लोकसभा की संख्या है और जितनी राज्यसभा की संख्या है, ठीक है, दोनों का आधे से अधिक जो है संविधान संशोधन के पक्ष में वोटिंग होना चाहिए, और उपस्थित जो उस दिन उपस्थित है और मतदान करने वालों का 2/3 आपको संख्या चाहिए। अगर आप इस प्रकार से कुल का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत आप अलग अलग सदन में हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज सकते हैं। ये विशेष बहुमत होता है। तो तीसरा जो कंडीशन होती है, इस प्रकार से संशोधन होता है। तीसरा कंडीशन ये होती है कि इस जो मैंने बताया आपको विशेष बहुमत को तो फॉलो कराइए ही कराइए, प्लस जब विशेष बहुमत से आप लोकसभा और राज्यसभा में अपना प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो भारत के राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों के पास भी उसको भेजिए, और 50% से अधिक राज्य विधानमंडलों का आपको समर्थन होना चाहिए। ये वाली चीजें कब होती हैं? जब आपको संघात्मक व्यवस्था को कुछ छेड़ना होता है। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? जब आपके संविधान संशोधन में राज्यों का भी हित जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति की एक प्रक्रिया बनाई गई जिसमें राज्य के जो विधानसभा होती है वो भी वोटिंग डालते हैं। उस प्रक्रिया को चेंज करना है तो आपको इस प्रकार से पहले संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा। जैसे आपने जीएसटी लगाया पूरे देश में, जीएसटी लगाने से क्या होता है? राज्य के जो टैक्स होता था उन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो जीएसटी को अमेंडमेंट यहाँ पे संशोधन जोड़ने के लिए संविधान में आधे से अधिक राज्यों से आपको उसको पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको संविधान संशोधन की भी कुछ प्रक्रिया में आपको परिवर्तन करना है तो भी आपको इससे करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान है ना ही बहुत कठिन है इसको परिवर्तन करना, ना ही बहुत सरल है, तो ये आसानी से हो जाता है। इसमें थोड़ी और कठिनाई होती है, और इसमें काफी ज्यादा कठिनाई होती है संविधान में परिवर्तन करने के लिए। ऐसी कुछ व्यवस्था को छोड़, जैसे कोई विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है या राज्य सूची में शामिल है, उस विषय को उठाकर आप संघ सूची में शामिल करना चाहते हैं तो राज्यों के हित वहां पे टकराएंगे। राज्यों के हित टकराते हैं तो उन राज्यों से भी आपको क्या करना पड़ता है? समर्थन लेना पड़ता है संविधान संशोधन के लिए। तो ये 3 प्रकार संशोधन होते हैं।
तो अब किसी भी पार्टी के लोकसभा में बहुमत आ जाने से तो केवल संविधान संशोधन नहीं होगा, राज्यसभा में बहुमत लाना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है तो भी तो केवल आप इससे ही आप छेड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब इस कंडीशन जो विशेष बहुमत होगी इसी संविधान में पारित करवा सकते हैं, ये वाला फिर भी आप नहीं करवा पाएंगे जब तक आपके राज्यों में अधिक सरकारें नहीं होंगी। तो हो आप लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। इस प्रकार संविधान में संशोधन कराए जाते हैं। जब इससे हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रस्ताव पारित करने के पास राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति बाध्य है मतलब वो साइन करेंगे ही करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे ही करेंगे। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, 24वें संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति को जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। वह उसको वापस नहीं भेज सकते हैं और अपने पास रोक करके भी नहीं रख सकते हैं। आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर क्या राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? तो अपने वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला बात करता हूं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। लोकसभा में भी आप प्रस्ताव ला सकते हैं या आप चाहें तो राज्यसभा में भी प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर संविधान में संशोधन करना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही लाना है। 370 को जब हटाने का बात हुआ था तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं 5 अगस्त 2019 के आसपास की जो डेट थी, पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आया था। क्योंकि राज्यसभा में क्या होती है, गवर्नमेंट को प्रस्ताव पारित करवाने में कठिनाई होती है, वहां बहुमत नहीं होती, लेकिन उन्होंने वहां पे करवा लिया था और बाद में लोकसभा में तो बहुमत से हो ही जाएगा। तो आप किसी भी सदन में प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जैसे धन विधेयक हो गया, जिनको केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक क्या होती है? अनुच्छेद 108 आप पढ़ेंगे तो ज्वाइंट सीटिंग का आपको मिलेगा। अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान रखा गया। संयुक्त बैठक मतलब कोई बिल अगर लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा में अटक जाता है, राज्यसभा उसको 6 महीने तक पारित नहीं करती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। या राज्यसभा में कोई बिल लाया गया है, लोकसभा उसको पारित नहीं कर रही है, 6 महीने से अधिक समय निकल चुका है, तो भी ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और उसके बाद प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन इस मैटर पर, संविधान के संशोधन के मैटर पर आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। संविधान संशोधन के बिल को दोनों सदनों से आपको अलग अलग पारित कराना होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। तो संविधान संशोधन के विधेयक को अगर आपको सदन में प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नए राज्य को निर्माण करना है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। और धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। तो संविधान संशोधन के विधेयक पर ऐसा नहीं है। तो संविधान संशोधन संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आप लोग को लिख कर बता दिए हैं। ये मुद्दा करंट अफेयर में क्यों चल रहा है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, और इससे संबंधित निश्चित रूप से आपके किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछ जा सकते हैं। इस प्रकार करंट अफेयर के मुद्दे को कांस्टेंट के रूप में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।